नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी हिंदी की कंटिन्यू क्लास आ रही है और आज हमारी क्लास होगी समास पर। आज हम समास की बात करेंगे। बच्चा, समास क्या होते हैं, किस प्रकार से हम समासों के भेद जानेंगे, समास क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चा, समास पे बात करते हैं। देखिएगा, हमने लिखा समास। समास का मतलब क्या होता है? सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम, ये सम जो है ये तुम्हारा उपसर्ग है, उपसर्ग है, और जो आस है बच्चा वो तुम्हारा प्रत्यय है, प्रत्यय। तो एक उपसर्ग होगा, एक प्रत्यय होगा। यदि बच्चों में इसके देखो, एक उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर क्या बनता है? समास बनता है। और समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। बच्चों, शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं मैं। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप। संक्षेप इसका शाब्दिक अर्थ होगा, संक्षेप। संक्षेप का मतलब है छोटा करके लिख देना, या इसे एक और बोल सकते हैं सामासिक पद। क्या बोल सकते हैं? सामासिक पद। तो बच्चा, या से सामासिक पद बोल सकते हैं, या समस्त पद। क्या बोल देंगे? समस्त पद। समस्त पद, ये इस चीज को बोल सकते हैं। या संपूर्ण पद, ये भी तुम लिख सकते हो, संपूर्ण पद। संपूर्ण पद, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब क्या है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब है कि कोई दो शब्द हैं, उन्हें मिलाकर के हम क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे, संक्षेप में लिख देंगे, तो वही क्या कहलाएगा? तुम्हारा समास कहलाएगा। बस इसकी जो परिभाषा है वो चार परिभाषाएं हम तुमको लिखवाएंगे। परिभाषा कितनी होंगी इसकी? चार परिभाषा होंगी। पहली परिभाषा क्या बनती है इसकी? पहली परिभाषा देखिएगा, पहली परिभाषा क्या होगी? एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर क्या बनता है? समास बनता है। एक शब्दांश प्लस एक शब्द मिलकर क्या बनेगा? समास बन जाएगा, समास। देखिएगा, इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा आमरण, तो जो आ है ये इसका शब्दांश है और मरण पूरा एक शब्द है। जैसे मैं लिख दूं निर्गत, निर्गत, तो इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? निर प्लस गत, तो ये शब्दांश है, ये पूरा शब्द है। मैं लिख दूं निसंदेह या दुष्चरित्र। दुष्चरित्र, ये भी क्या हो जाएगा बच्चा? देखिएगा, दुष प्लस चरित्र, ये क्या शब्द है? शब्दांश है, ये शब्द है। तो अभी तुम्हें पता चला कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी क्या बनता है? तुम्हारा समास बनता है। और ये जो शब्दांश है ये उपसर्ग होता है। ये क्या होता है? उपसर्ग। हमेशा उपसर्ग आएगा और क्या बन जाएगा? तुम्हारा समास बन जाएगा। बच्चा, नेक्स्ट की बात करता हूं। नेक्स्ट परिभाषा क्या होगी इसकी? अभी बताया एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर क्या बनता है? समास बनता है। दूसरी परिभाषा, दो शब्द, एक शब्द प्लस एक शब्द, अर्थात दो शब्दों के मेल से भी क्या बनता है? समास बनता है। जैसे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पे माता पिता। ये कौन सा समास है? ये बाद की बात है, सिर्फ अभी तक हम परिभाषा पढ़ रहे हैं। परिभाषा क्या होगी? मैंने लिखा रात दिन, रात दिन, ये भी मैंने लिखा चाय वाय, चाय वाय, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा समास हो जाएगा। दही बड़ा, ये भी समास हो जाएगा। अर्थात ये दो शब्द, ये अपने आप में शब्द, ये भी शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, शब्द, एक शब्द प्लस एक शब्द, दो शब्दों को मिलाकर के क्या बनता है? तुम्हारा समास बनता है। अब तक हमारी दो परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। बच्चा, नेक्स्ट परिभाषा क्या बनेगी? मैं इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा, नेक्स्ट परिभाषा क्या बनेगी? देखिएगा, तीसरी परिभाषा, एक पद प्लस एक पद बराबर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब तुम्हें यह क्लियर करना है कि पद और समास में क्या अंतर है। तो देखिएगा, मैं नोट करके लिखवा देता हूं। जहां कारक चिन्ह या परसर्ग होगा वह पद कहलाएंगे। वे बच्चा पद कहलाएंगे, ध्यान रख लेना।
परसर्ग का मतलब होता है, मैंने एक दिन बताया था पिछली क्लास में कि जब हम कारक पढ़ रहे थे, कारक जो हमारे 8 हैं और जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें हम परसर्ग बोलते हैं। जब भी हमारे परसर्ग आ जाएंगे तो परसर्ग होगा तो वहां पे उन्हें शब्द ना बोल करके हम क्या बोल देंगे, पद बोल देंगे। इसी प्रकार के हमें बता दूं, जो इसमें क्या होगा, 2 पद होंगे, एक प्रथम पद और एक क्या होगा, उत्तर पद। जो इसमें पहला पद होगा इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे भैया इसे प्रथम पद या पूर्व पद। क्या बोल देंगे, पूर्व पद या प्रथम पद, प्रथम पद। और दूसरे को बोल देंगे उत्तर पद, उत्तर पद। तो बच्चा ये ध्यान रख लेना है, प्रथम पद या उत्तर पद। देखिएगा एग्जांपल मैं लिख दूं, हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आल्य, हिमालय। तो हिमालय है यानी कि बर्फ, हिमालय क्या था, हिम आल्य, बर्फ का घर। तो का इसमें क्या आ गया, उपसर्ग आ गया या परसर्ग आ गया। तो तुम कह सकते हो कि ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा समास हो जाएगा। मैंने लिखा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। तो के लिए क्या आ गया, इसमें परसर्ग आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता हूं बच्चा, विद्यालय, विद्या के लिए घर। तो ये भी क्या हो जाएगा, के लिए आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिनमें कारक चिन्ह आ रहा होगा वे हमारे पद कहलाएंगे, न कि शब्द कहलाएंगे। तो आगे चलता हूं, चौथी परिभाषा देखिएगा। एक और परिभाषा, चौथे नंबर की परिभाषा, यह तीसरी परिभाषा थी। चौथी परिभाषा, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक शब्दों का योग भी क्या कहलाता है, समास कहलाता है। शब्दों का योग समास कहलाएगा, समास कहलाता है। जैसे कि मैं लिख दूं एग्जाम्पल बच्चा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, यह भी हमारा क्या है, एक समास है। मैं लिख दूं तन मन धन, तन मन धन, यह भी क्या है, हमारा एक समास है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, यह भी क्या है, एक समास है। तो अब तक हमने सिर्फ इसकी परिभाषा बताई, 4 परिभाषा। कौन कौन सी परिभाषा बताई, कि पहली परिभाषा, एक शब्दांश प्लस एक शब्द मिलके क्या बनेगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। बच्चा एक चीज और ध्यान रख लेना है कि पहले शब्द भी आ सकता है, बाद में शब्दांश भी आ सकता है। अर्थात पहले उपसर्ग और शब्द मिलकर के और पहले शब्द और प्रत्यय मिलकर के भी समास बनता है। जरूरी नहीं है कि शब्दांश पहले हो, बाद में भी शब्दांश हो सकता है। दूसरी परिभाषा क्या बताई, कि एक शब्द प्लस एक शब्द, 2 शब्द मिलकर भी क्या बनता है, समास बनता है। तीसरी परिभाषा, एक पद प्लस एक पद मिलकर भी क्या बनता है, समास बनता है। फिर उसके बाद 2 से अधिक पदों का योग भी क्या कहलाता है, तुम्हारा समास कहलाता है। बच्चों मैं बात करता हूं समास के भेद की। समास के कितने भेद होते हैं, तो हम आगे बात करेंगे समास के भेद की। तो बच्चा समास के भेद कितने होते हैं, 4 या 6। ये 4 किस प्रकार से होते हैं, 6 किस प्रकार से होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। देखिएगा समास जो है, यदि ऑप्शन में तुम्हारे 6 आता है तो 6 ही टिक करना है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कौन कौन से भेद होते हैं। तो बच्चा एक होता है तुम्हारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अपने 2 भेद हैं। भेद कितने हैं, 2। एक तो होता है तुम्हारा समानाधिकरण समास, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। समानाधिकरण व्याधिकरण, देखो इसमें क्या होता है कि आधार समान होगा, समान आधार, समान अधिकरण का मतलब है आधार, जिसका आधार ना बदलता हो, तो वे क्या कहलाएंगे, तुम्हारे समानाधिकरण में आ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से समास आते हैं, तो इसमें एक तो आता है तुम्हारा कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास, और एक आ जाता है तुम्हारा द्विगु समास। द्विगु समास देखो, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं इसके कर्मधारय समास और इसके। मैंने लिखा नीलकंठ, नीलकंठ, देखिएगा नीलकंठ लिख दिया, नीला है कंठ, तो ये जो आधार है ना, इसका आधार नील, ये इसका आधार है, तो कंठ के लिए आधार नील ही रहना है। अब ये तुम आधार नहीं बदल सकते, अर्थात नीले की जगह काला कंठ नहीं कर सकते या व्हाइट कंठ नहीं कर सकते, तो जो नील हो गया ये इसके लिए आधार हो गया, समान आधार हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा कमल नयन, कमल नयन, जो ये कमल नयन, नयन, नयन किसके समान है? कमल के। अब जो कमल है ये इसका आधार हो गया, तो ये आधार चेंज नहीं होगा, ये कमल ही रहना है। तुम गुलाब नहीं कर सकते, कमल, कमल की जगह गुलाब नहीं कर सकते, गुलाब नयन नहीं कर सकते, तो जहां पे समान आधार हो जाएगा। मैंने लिखा पंचवटी, पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह, अर्थात 5 वट वृक्षों का समूह, तो वट के लिए जो 5 है, ये पंच है, ये आधार हो गया और ये चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए ये हमारा पंचवटी हो गया। तो ऐसा था कि जब हमारा तत्पुरुष समास था तो तत्पुरुष में से समान आधार वाले निकाल लिए गए, एक कर्मधारय और द्विगु, जिनमें नंबरिंग आ रही थी, जिसमें संख्या आ रही थी तो उन्हें द्विगु में रख दिया गया, और जिनमें संख्या नहीं आ रही थी, आधार समान था, तो उन्हें कर्मधारय में रख दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं कि ये तत्पुरुष के ही 2 भाग मान लिए जाते हैं, तो ये हो जाते हैं यहां से 3, तो 3 अन्य हो गए। लेकिन व्याधिकरण की मैं बात करता हूं बच्चा, व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधि का मतलब होता है उत्पन्न होने, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, बीमारी से ही होता है व्याधि, और करण का मतलब होता है कारण, अर्थात बीमारी से मतलब नहीं है यहां, अर्थात उत्पन्न होने का कारण, उत्पन्न होने का कारण, कारण, उत्पन्न होने का कोई कारण होगा तो वो व्याधिकरण में आ जाएंगे। और व्याधिकरण के अपने कितने भेद हैं? व्याधिकरण के अपने 6 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? यदि तुमने कारक पढ़े होंगे, कारक, तो इसमें क्या होता है कि कारक हमारे 8 होते हैं, 8, तो जिनमें प्रथमा विभक्ति होती है उन्हें हम छोड़ देंगे। जैसे कि मैं बता दूं, यहां पे एक होता है तुम्हारा कर्ता कारक, कर्ता कारक, एक होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक, एक होता है संप्रदान कारक, एक होता है अपादान कारक, अपादान कारक, एक होता है तुम्हारा संबंध कारक, संबंध कारक, एक होता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, 3 और 4 7, एक होता है संबोधन कारक, संबोधन। तो ये क्या होता है कि इसकी विभक्ति जो है, इसकी जो विभक्ति है वो होती है हमारी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, और इसकी द्वितीया, इसकी तृतीया विभक्ति, इसकी चतुर्थ, इसकी पंचम, इसकी षष्टम, इसकी सप्तम, इसकी जो है संबोधन की प्रथमा। तो बच्चा ये कर्ता जो प्रथमा विभक्ति है ये छोड़ देंगे, बाकी जो ये बचेंगे ये हमारे समास में चलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? ये देखिए कर्म है, कर्म तत्पुरुष समास, इसे बोलेंगे करण तत्पुरुष समास, इसे संप्रदान तत्पुरुष समास, इसे अपादान तत्पुरुष समास, इसे संबंध तत्पुरुष समास, इसे अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके कितने भेद हो जाएंगे बच्चा? 6 भेद हो जाएंगे। ये जब हम पूरा टॉपिक लेंगे, जब हम तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे तो तत्पुरुष का व्याधिकरण में ये सभी भेद पढ़ाएंगे, अलग अलग बिल्कुल क्लियर कराएंगे। तो अभी तक तो सिर्फ ये टारगेट था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि समानाधिकरण कौन है और व्याधिकरण कौन है। तो अभी तक तुमने देखा होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, 3 समास हुए। उसके बाद बच्चा चौथा समास कौन सा होता है? उसके बाद चौथे की बात करता हूं तो लिख सकते हो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। 5वें नंबर का हो जाएगा तुम्हारा बहुब्रीहि समास। एक हो जाएगा तुम्हारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, और एक हो जाएगा तुम्हारे 6ठे नंबर पे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ये हो जाते हैं तुम्हारे 6 प्रकार के समास। यदि वो 4 ऑप्शन में तत्पुरुष 1,
बहुब्री, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तो कितने हो जाएंगे 4। लेकिन यदि हम देखा जाए तो इनका अलग अलग भेद बता दिए गए, कर्मधारी अलग कर दिया गया, दिगु अलग कर दिया गया, तो ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार हमारे छह भेद हो जाते हैं। तो अब हम इनकी बात करेंगे परिभाषा। देखो इनमें प्रत्येक में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे कि कौन से में कौन सा पद प्रधान होता है, यानी कि मुख्यतः प्रधानता किसकी होती है, मैन कौन सा होता है। अब देखो 6 समास आए, 6 के 6 की बात करेंगे। देखो बच्चा 6 के 6 की बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो अभी हमने तुम्हारे सामने बताया, तत्पुरुष समास। पहला लिखा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा लिखा हमने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा लिखेंगे हम द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा लिखेंगे हम अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट लिखेंगे 5वां बहुव्रीहि समास, समास। और छठे नंबर पे लिखेंगे द्वंद्व समास। देखिएगा अब जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तुम्हें बस इतना ध्यान रख लेना है। देखो अभी हम कर्मधारय लिखा, नील गाय, नीली है गाय, तो गाय की प्रधानता है, अर्थात इसमें द्वितीय पद की प्रधानता है। कमल नयन, तो नयन की प्रधानता है, द्वितीय पद की प्रधानता है। तो ये जितने भी तुम्हारे 3 समास तत्पुरुष से निकले, तो इनमें क्या होगा, इनमें द्वितीय पद प्रधान होगा, द्वितीय अर्थात दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, दूसरे पद की प्रधानता होगी। कौन कौन से में, तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में द्वितीय पद प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास में क्या होगा, जैसे मैंने लिखा आमरण, आमरण, तो इसमें जो है ना आमरण, आ इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रथम पद प्रधान हो जाएगा, प्रथम पद प्रधान, इसमें प्रथम पद प्रधान हो जाएगा। मैं बात करूं बहुव्रीहि समास, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा 10 आनन, 10 आनन, जिस 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, तो इसमें ना तो प्रथम पद ना द्वितीय पद, तो इसमें कौन सा होगा, कोई तृतीय पद प्रधान होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान हो जाएगा, अन्य पद की प्रधानता होगी। द्वंद्व समास की मैं बात करूं तो द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होंगे। तो परिभाषा तुम्हें याद हुई होगी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, ये तीनों एक से ही बने हैं, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान, और जो तुम्हारा अव्ययी भाव समास है इसमें प्रथम पद प्रधान, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, और द्वंद्व में कितना हो जाएगा तुम्हारा, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। देखिएगा यहां तक, अभी तक जो बात चली थी हमारी, इसकी परिभाषा की चली थी, और परिभाषा तुम्हें समझ में आई होगी। और कल हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्लास उठाएंगे, और कल हम 1 बाय 1 करके सारे के सारे समास कराएंगे। और यहीं तक तुम्हें हमारी क्लास समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो लाल बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।